Let's start with our first question for today. And let's see what that first question says. Okay, so first question says that which of the following is the product of reaction of ethane nitrile with Grignard's reagent followed by acid hydrolysis. अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे जैसे वो डायरेक्शन दे रहा है, लेट्स फॉलो दैट. अब उसके डायरेक्शन को फॉलो करते ही करते हमको समझेगा कि क्या बनने वाला है. सो वेरी फर्स्ट वी विल राइट इथेन नाइट्राइल. दिस इज इथेन नाइट्राइल. ठीक, अब हर कोई ये पढ़ के जाएगा कि इसका कॉमन नेम मिथाइल साइनाइड है और यूपीएससी में दिस इज कॉल्ड एज इथेन नाइट्राइल. डन, दोनों में से कोई भी एक नाम दे देगा. हमसे बोला गया है कि इसको ट्रीट करो ग्रेनार्ड्स रिएजेंट के साथ. लेट्स टेक सिंपल CH3MgBr. ग्रेनार्ड्स रिएजेंट है तो ऑफ कोर्स बिना ड्राई ईथर के तो रिएक्ट करेगा नहीं. सो ग्रेनार्ड्स रिएजेंट में ड्राई ईथर का होना तो वैसे भी कंपलसरी है. आगे का स्टेप हम सब जानते हैं. यस सर. क्या करूंगा मैं, ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ दूंगा, magnesium plus ये minus, since magnesium is metal that's why this would acquire positive charge. cyanide में से एक बॉन्ड तोड़ूंगा, of course नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, so नाइट्रोजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव. और फिर क्या करना है हमको, नेगेटिव गोज टू पॉजिटिव, पॉजिटिव गोज टू नेगेटिव, and this way we would get our intermediate product which is this. इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिल गया हमारा. कार्बन के पास कौन सा ग्रुप आया है, CH3 ग्रुप, राइट. और फिर उसने बोला है दिस रिएक्शन शुड बी फॉलोड अप बाय हाइड्रोलिसिस. तो अगर इस रिएक्शन का मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूंगा, हालांकि ग्रेनार्ड्स रिएजेंट के सारे रिएक्शंस में सेकंड स्टेप एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही होता है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, राइट. अब इसके अंदर क्या होगा, पहले तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे आपकी बुक में एक H2 दिया है, आपको वहां पे पहले तो 2 H2 गिन के रखना है. अगर आप एक H2 लोगे तो आपका वो रिएक्शन होगा ही नहीं. ठीक, तो अगर आप 2 H2 लोगे तो देखो वो बैलेंस हो जाएगा. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ बच्चे होते हैं ना जो पूरा का पूरा गिनने लग जाते हैं कि इतना है तो कैसे हो गया, वैसे हो गया. तो देखो पहले आप एक H2 लिखोगे और फिर दूसरा वाला ऐसा HOH करके लिखो. ऐसा लिखने का मेन कारण क्या है कि जो 3 हाइड्रोजन्स हैं, ये वाले जो 3 हाइड्रोजन्स हैं, ये तीनों हाइड्रोजन आप दे दो नाइट्रोजन को. ठीक, अगर ये तीनों नाइट्रोजन को चले गए और ये ऑक्सीजन अगर ये कार्बन पे चली गई, तो ये दोनों बॉन्ड को अब आप तोड़ सकते हो कि नहीं, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा कि नहीं. यस सर. तो अब क्या मिलेगा, CH3. अब डबल बॉन्ड किसके साथ कंटिन्यू हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ. नाइट्रोजन को मैंने 3 हाइड्रोजन दे दी, वो क्या बन जाएगा, NH3. अब बचा कौन कौन, बचा यहाँ से ये MgBr और यहाँ से ये OH, राइट. ऑक्सीजन तो चला गया ना कार्बन के पास. यस सर. फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन गया. पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई. यस सर. यहाँ पे सिर्फ लास्ट में क्या लिखना है, MgBr और यहाँ पे OH. तो अगर 2 H2O लोगे तो वो बैलेंस होगा, वरना आप सोचते रहोगे कि एक H2O के साथ वो बैलेंस कैसे हो रहा है. तो बुक में अगर देखोगे तो एक सिंगल H2O लिखा है, हालांकि वैसा लिखना भी अलाउड है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. फिर भी आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दे रहा हूँ, 2 H2O लोगे तो वो बराबर बैलेंस हो जाएगा. अभी आ रही है बेटा आवाज बराबर, आवाज किसी को? यस सर. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना है. ये वाला फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग समझ गए? हाँ सर. में सेकंड क्वेश्चन का कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता उसको पहले रूल्ड आउट कर देते हैं. देखो इसका आंसर इटार्ड तो नहीं हो सकता. व्हाई नॉट इटार्ड रिएक्शन,
बिकॉज इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन में it is a reaction of toluene Chromyl chloride. and toluene gets converted into what, benzaldehyde. Yes, यही है ये, in presence Yes. of chromyl chloride, CrO2 Cl2. CrO2 Cl2. सही बोल रहा हूं मैं? Yes, हमसे sir. बोला गया है स्ट्रेट अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाना, बना क्या यहाँ पे, स्ट्रेट अल्काइलेटेड अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन पाया क्या, नहीं बन पाया, तो इटार्ड तो होने से रहा। सेकेंड इज स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन किसके लिए है, स्टेफन रिएक्शन इज फॉर साइनाइड्स, अल्काइल या बेंजाइल साइनाइड आप ले लो, बुक में ज्यादातर आपको अल्काइल साइनाइड मिलेगा और इसको आप टिन और HCl के साथ ट्रीट करोगे, दिस इज योर स्टेफन रिएक्शन, बराबर। Yes, sir. जब आप इसको टिन और HCl के साथ ट्रीट करोगे, इन्हीं दोनों से ये नेसेंट हाइड्रोजन निकलता है, कैसे, टिन प्लस 2HCl gives SnCl2 plus twice of nascent hydrogen. This is how you get this nascent hydrogen. और फिर जब वो nascent hydrogen, और इसमें याद रखना एक और HCl यूज होता है इस रिएक्शन में, तो जब आप ये रिएक्शन करोगे तो ये रिएक्शन के अंदर nascent hydrogen कैसे प्रोड्यूस होता है ये तो मैंने बता दिया, पर ये आपके किसी काम का नहीं है। अब ऊपर वाला जो मैंने लिखा है, ये वाला, ये दोनों तो मिलकर आपस में नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, वो नेसेंट हाइड्रोजन जाकर यहाँ पे ऐड हो जाता है, और जब वो ऐड हो जाता है, एक किसको मिलेगा, कार्बन को, और एक किसको मिलेगा, नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन। और इसके बाद ये जो दूसरा वाला है ना HCl, इसके साथ में ऐसे ही रहता है, तो ये पूरा कंपाउंड बनता है स्टेफन रिएक्शन में। और फिर आफ्टर दिस इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। अब अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में, तो फाइनली व्हाट यू विल गेट, ये जो RCH है, ये बात का जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ कंटिन्यू हो जाएगा, और साथ में यार ये वाटर को आप ऐसे लिखो, ये देखो ऐसा लिखो, चलेगा? ऐसा लिखने का कारण है कि ये सब आप जोड़ो, बराबर, Yes, sir. और ये ऑक्सीजन वहां पे रिप्लेस कर दो, तो आपका बन गया अल्डिहाइड, और साथ में क्या बना, NH4Cl. So this is what your Stefan reaction is. इसमें भी बना क्या, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक। नेक्स्ट इज रोसेनमंड रिडक्शन। रोसेनमंड रिडक्शन कौन सा आता है, लिंडलार्स कैटलिस्ट सुना था, लिंडलार्स कैटलिस्ट याद आ रहा है, Yes, sir. पैलेडियम ऑन BaSO4 पार्शियली पॉइजन्ड विद क्यूनोलिन, याद आया? Yes, sir. ये भी Yes, वही sir. काम करता है, बस फर्क इतना है कि वो किस में काम आता है, किसके काम आता है, अल्काइन से अल्कीन बनाने के काम में आता है। तो अगर आप वही कैटलिस्ट पैलेडियम ऑन BaSO4 पार्शियली पॉइजन विद क्यूनोलिन, लेड वगैरह ये सब अगर कुछ यूज करके यहाँ पे अल्कीन अगर आप बना रहे हो, so this is called as Lindlar's catalyst. Yes. But if you are using the same catalyst for acid chloride, अगर एसिड क्लोराइड का तुम रिडक्शन कर रहे हो इसी कैटलिस्ट से, H2 के साथ यूज होता है, ये याद रखना। So Yes, sir. अगर आप H2 लेते हो and you use that same catalyst, तो अब इसको बोलते हैं रोसेनमंड रिडक्शन, या इसको रोसेनमंड कैटलिस्ट बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि लिंडलार्स कब बोलना है, रोसेनमंड कब बोलना है, आप कौन सा रिडक्शन कर रहे हो उस पे डिसाइड होगा। अगर आप अल्काइन टू अल्कीन जा रहे हो तो इसको आप लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलोगे, और अगर आप एसिड क्लोराइड से एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर रहे हो तो फिर आप उसको क्या बोलने वाले हो, रोसेनमंड कैटलिस्ट। और अगर इसको रिड्यूस करोगे तो सिर्फ यहाँ से ये क्लोरीन और HCl एक्सचेंज हो जाता है,
क्लोरीन और H एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये RCO आएगा, यहाँ पे H आएगा, प्रोडक्ट क्या बन गया, अल्डिहाइड। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सो ले देकर फाइनल आंसर कौन सा बचा, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। अब वोल्फ-किश्नर रिडक्शन पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। सी वोल्फ-किश्नर रिडक्शन के साथ में तुमको एक और पढ़ लेना चाहिए, वो है क्लेमेंसेन्स रिडक्शन, क्योंकि वोल्फ-किश्नर और क्लेमेंसन दोनों ये काम कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे क्लेमेंसन का नाम दिया नहीं है, पर साथ में दोनों पढ़ लो वरना बाद में तुमको कंफ्यूजन आएगा। पहले क्लेमेंसन बता दे रहा हूँ। क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन में मान लो तुमने C2H5, ये है क्लेमेंसन रिडक्शन, जिंक अमेल्गम इन HCl। अगर ये दिया है मैंने तो समझ जाना कि तुमको क्लेमेंसन रिडक्शन करना है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये सारे के सारे हाइड्रोजन किस पे ऐड हो जाएंगे, कार्बन पे और ऑक्सीजन पे। अगर ये ऐड हो गए तो तुमको क्या मिलने वाला है, CH3। ये हो जाएगा, एक हाइड्रोजन के बाद CH2, डन। दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ निकल जाएंगे। तो ये देखो, दो हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल गए और दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिल गए। तो कार्बन को अगर दो हाइड्रोजन मिल गए तो दिस वुड बिकम CH3, और ऑक्सीजन के साथ H2 निकल जाएगा, सो दैट वुड बिकम वाटर। तो यहाँ पे ये जो इतना बड़ा अल्काइल पार्ट बना है ना, ये अगर आप इथाइल की जगह बेंजीन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाता, जो आपसे पूछा गया है वही बन जाता। पूछा गया आपसे अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, राइट। अगर यही रिएक्शन मैं वापस से करूं तो देखो अब अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आएगा कि नहीं। ये चार हाइड्रोजन में से दो आप इसको दोगे और दो इसको दोगे ना, तो जब इसको दो दे दोगे तो ये क्या बना, CH3 बन गया कि नहीं। ये हो गया कि नहीं अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। हाँ सर। यस सर। बेंजीन रिडक्शन से भी आपको ये आंसर मिल सकता है। नेक्स्ट, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन से तो ये आंसर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वही हमारा राइट आंसर है। अब वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में क्या करना है तुमको, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में भी सेम, एल्डिहाइड ले लो। बस आपको इसका रिएजेंट याद रखना है, कौन है, हाइड्राजाइन। क्या होगा दोनों के बीच में, रिमूवल ऑफ वाटर, राइट। देखो वाटर रिमूव हो गया। अब जो बचेगा वो क्या होगा, हुआ या नहीं ये अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, हुआ। हाँ सर। यस सर। यस सर। पहले CH, ये N और N के साथ बॉन्ड कंटिन्यू होगा, NNH2, और फिर वो NNH2 वाला जो बॉन्ड है वो KOH और इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ ट्रीट होगा। मेरे पास जगह ही नहीं है यार, मैं लिखूँ वहां पे। ये सब तो तुम लोग यहाँ से कॉपी देख ही लोगे वीडियो में से, मैं इसको डिलीट मार रहा हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी सी जगह मिले। दोनों के बीच में से वाटर एलिमिनेट कर दिया, देन C2H5 डबल बॉन्ड NNH2, और फिर इसी को जब आप फर्दर किसके साथ ट्रीट करोगे, KOH के साथ और इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ। ये वाला रिएक्शन थोड़ा सरदर्द है, बड़ा रिएक्शन है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि सर आपने सीधे सीधे वोल्फ-किश्नर क्यों नहीं पढ़ा दिया, फालतू में आपने इतना पढ़ा दिया, डन, तो उसका कारण बहुत साफ है कि मेरे पास कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे मैं ये समझा पाऊं कि मुझे कैसे समझ जाएगा कि ये वोल्फ-किश्नर ही इसका राइट आंसर है। कुछ समझा मैं क्या बोल रहा हूँ।
मतलब अगर मैं सीधे सीधे बोल देता हाँ कि सर। आंसर वोल्फ किश्नर है क्योंकि गिवन है, तो मैं तो आराम से ये रिएक्शन लिखकर फ्री हो जाता ना। पर जब एग्जाम में अगर तुम्हारे सामने वोल्फ किश्नर के साथ जो बचे हुए 3 ऑप्शन है, उसके अंदर अगर कोई ऑप्शन कोई बदल दिया गया, तो जरूरी तो नहीं कि क्वेश्चन भी सेम हो और ऑप्शंस भी सेम हो। Yes, ठीक। sir. अब हो सकता है एग्जाम के अंदर वोल्फ किश्नर की जगह क्लेमेंसन डाल दे, तो तुम तो बोलोगे कि सर वो क्वेश्चन बैंक में तो सिर्फ वोल्फ किश्नर था, क्लेमेंसन तो था ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कोई क्लू नहीं है जिससे कि मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बता सकूं कि इसका आंसर वोल्फ किश्नर है, सिवाय इसके कि मैं अज्यूम कर लूं कि तुमको याद है। और मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इतना धमाल याद करके जाएगा कि बस वो रिएजेंट देखते ही बता दे कि ये वोल्फ किश्नर ही होगा। ठीक, इसीलिए मुझे सारे बताने पड़े। And कई बार राइट आंसर पे डायरेक्टली जंप करने का मेरे पास कोई क्लू होता है कि देखो ये क्लू देख लो और इससे डायरेक्ट डायरेक्ट जंप कर लो। पर इस बार मेरे पास कोई क्लू नहीं था क्योंकि उसने सिर्फ बोला है स्ट्रेट अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बना। तो ये भी तो जानना जरूरी है ना कि वोल्फ किश्नर रिडक्शन मुझे कैसे पता चल, जैसे मैं क्लेमेंसन की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पे गिवन नहीं है। वोल्फ किश्नर की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो चलो मुझे याद है तो ठीक है, पर अगर इनकेस मैं थोड़ा भी डाउट में हूँ तो फिर मैं आंसर कैसे निकालूंगा। तो बस इसीलिए मुझे चारों पढ़ाने पड़े। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे माफ कर देंगे कि सीधे सीधे राइट आंसर ना बताकर मैंने इतने सारे आंसर्स आपको बता दिए। हाँ सर. नेक्स्ट, कीटोन्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू, कोई बहुत सिंपल सी बात है। अल्डिहाइड और कीटोन में झगड़ा ही एक बात का है कि अल्डिहाइड को माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट भी चलेंगे, माइल्ड हाँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चलेंगे, सॉरी एसिड बनाना है ना, तो एसिड बनाने हाँ। के लिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए रहेगा। Yes, लेकिन sir. कीटोन को उतने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं चलते, इसको थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे निकालना है तो मुझे चारों में से बस ढूंढना है कि कोई माइल्ड वाला दिया है क्या, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले तो इसको एसिड में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब इसके अंदर अल्कालाइन KMnO4 स्ट्रॉन्ग है, CrO3 स्ट्रॉन्ग है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी स्ट्रॉन्ग है, पर ये जो है ये माइल्ड है। और सिंस ये माइल्ड है, दिस कैन नॉट रिड्यूस कीटोन इनटू एसिड, इससे कीटोन रिड्यूस होगा ही नहीं। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक, क्योंकि बाकी के सबके साथ कीटोन रिड्यूस होकर कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकता है। डन। रिएक्शन भी लिख दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है कि कीटोन से जब भी एसिड बनाना हो सकता है यहाँ पे ऐसा पूछा पर एग्जाम में बोल दे कि नहीं एसिड बनाकर ही दिखाओ। तो अगर मान लो दोनों साइड के आर अलग हैं कीटोन के, ठीक, तो इसमें से आप कोई भी ले लो, अल्कलाइन KMnO4 ले लो या फिर CrO3 ले लो या फिर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NO3 ले लो। इसमें से कुछ भी लोगे ना तो ये वाला R भी अपना एसिड बना लेता है, ये वाला R भी अपना एसिड बना लेता है। तो एक एसिड इस R से आएगा और दूसरा एसिड R' से आएगा। ये याद रख के जाना, अगर एग्जाम में गलती से तुमसे इसका एग्जाम्पल पूछ लिया तो तुमको एसिड बनाकर दिखाना होगा। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर दोनों साइड का R सेम है तो 2 मोल ऑफ सेम एसिड बनेंगे, पर अगर दोनों साइड के R अलग है तो 1 मोल दोनों R के एसिड बनाकर आ जाना। समझा? हाँ हो सर। जाएगा। Yes, sir. नेक्स्ट, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरो एसिटिक एसिड। आ गया एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड और 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्या है? हाँ चलो एक एक को बनाना शुरू करते हैं। पहला है एसिटिक एसिड, दूसरा है फ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक, यही होता है फ्लोरो एसिटिक एसिड। एक H कम करके उसकी जगह फ्लोरीन लगा दो। डन। नेक्स्ट इज 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये रहा बेंजोइक एसिड, इसके फोर्थ पे नाइट्रो मतलब यहाँ पे आएगा। हाँ। नेक्स्ट 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड मतलब सेम पोजीशन पे मिथाइल लगाना है। और चारों की कंपेयर क्या करनी है? एसिडिटी। क्या समझाया था? एसिडिटी कैसे कंपेयर करते हैं? सबका H गायब कर दो,
हाँ। सबका H गायब करने के बाद सबके ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। Negative. अब ये जो H गायब करने के बाद जो पार्ट बनता है इसको हाँ। हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो ये वर्ड अगर कहीं आए तो ज्यादा टेंशन मत ले लेना। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी बोलती है कि अगर एक एसिड दूसरे बेस को अपना प्रोटॉन दे दे तो वो एक नए एसिड और बेस पेयर बनाते हैं। हाँ। अगर यहाँ वाले एसिड और बेस को मैं 1 1 लिख दूं और यहाँ वाले को अगर मैं 2 2 लिख दूं तो पहले वाले इस साइड वाले का एसिड उस साइड वाले के बेस के साथ एक पेयर बनाता है और उस साइड वाला एसिड इस साइड वाले बेस के साथ एक पेयर बनाता है। ये दोनों को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये आपको इस साल के आयनिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक, मतलब एसिड से जब H+ निकल जाए तो जो उसका बचा हुआ हिस्सा होता है वो क्या होता है? उसका कॉन्जुगेट बेस। अब इन चारों के H निकलने के बाद यही वाला हिस्सा बचेगा, तो यही क्या हुआ? इसका कॉन्जुगेट बेस। अब जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल वो इजीली अपना H+ रिलीज कर देगा। अब जरा सोचो, पूरे मॉलिक्यूल में दिक्कत किस बात से है? ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से। नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करता है? कोई तो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इनमें से किसी Yes, में है क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? yes, sir. ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ऑफ कोर्स है कि ये दोनों तो स्टेबलाइज करेंगे ही करेंगे फॉर श्योर। अब ये सवाल है कि इन दोनों में से भी ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? तो फ्लोरीन ऑफ कोर्स हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। ठीक, Yes. तो मैं अगर अब अपना सीक्वेंस बनाना शुरू कर दूं तो फ्लोरीन सबसे फर्स्ट पे आएगा। क्वेश्चन में फ्लोरीन कितने नंबर पे है? सेकंड नंबर पे। तो सेकंड सबसे पहले, और फ्लोरीन के बाद ऑफ कोर्स नाइट्रो वाला आएगा। नाइट्रो वाला थर्ड नंबर पे है। ये दोनों की तो Yes. नंबरिंग तय हो गई। अब बचा इसमें और इसमें कंपटीशन। ठीक, अब देखो Yes. इन दोनों में कंपेयर करने का सबसे बेसिक तरीका क्या है कि ये चेक करो कि दोनों में से कोई ऐसा है क्या जो रेजोनेंस कर सके। तो आंसर है कि हाँ, जो फोर्थ वाला है ना वो रेजोनेंस कर सकता है। नाउ आई एम 100% श्योर कि जैसे ही मैंने रेजोनेंस बोला सबने बेंजीन रिंग के बारे में सोचा होगा। सही बोल रहा हूँ तुमको? हाँ। हाँ, सर। मैं बेंजीन रिंग वाले रेजोनेंस की बात कर ही नहीं रहा था। मेरे को पता है बेचारे मेरे तोतले बच्चे लोग ऐसे ही है। मैं जिस रेजोनेंस की बात कर रहा हूँ वो रेजोनेंस यहाँ पे दो ऑक्सीजन के बीच में होगा। ये ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और ये वाला अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन ले लेगा। फिर ये वाला वापस से बॉन्ड बनाएगा, ये वाला ले लेगा। मतलब यहाँ पे हाँ। बेंजीन रिंग के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वाले का देखो, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने डबल बॉन्ड बना लिया। अब इसने हाँ। वापस से यहाँ पे बना लिया तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा और फिर इसके ऊपर Yes. नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये दोनों आपस में खेलते बैठेंगे कि नहीं? Yes, sir. हाँ। की वजह से ये नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन एटम्स में डिस्पर्स हो रहा है कि नहीं? हाँ। मतलब एक ऑक्सीजन को कम झेलना पड़ रहा है या नहीं? हाँ। तो इस कारण से, और प्लस पीछे जो बेंजीन रिंग लगा है वो तो खैर हेल्प करेगा ही करेगा रेजोनेंस में अनडाउटेडली। ओके, तो फाइनली अगर एसिडिक एसिड और ये वाले में अगर कंपेयर करना पड़े तो हम लोग किसको ज्यादा एसिडिक मानेंगे? फोर्थ वाले को। तो आ जाएगा और फिर लास्ट में आएगा 1, राइट। Yes. ग्रुप के साथ में अल्काइल ग्रुप का होना और इस ग्रुप के साथ में ये अल्काइल बेंजीन के होने में से ज्यादा इसको फायदा किससे है? अल्काइल बेंजीन से ज्यादा फायदा है ना। बेंजीन हाँ। उसको सपोर्ट ज्यादा ही करेगा उसके कंपेयर में। देखो अल्काइल तो उल्टा उसके लिए और परेशानी खड़ा करेगा। कैसे? क्योंकि अल्काइल कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अल्काइल अल्काइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या नहीं? हाँ सर। तो और हाँ। बढ़ाएगा ही ना। Yes. ठीक, तो एनी हाउ फोर्थ विल बी मच बेटर देन 1। तो 2 और 3 में कैसे चूज किया मैंने समझा? फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो 2 और 3 के बीच में 2 को मैंने पहले क्यों लिया उसका रीजन मिल गया, और 1 और 4 के बीच में मैंने 4 को पहले क्यों लिया उसका भी रीजन मिल गया, राइट। Yes, sir. हाँ अभिषेक, वो आप देख लेना उसमें सब होगा। ठीक है सर। ठीक है, वो जो डाला है ना उसमें सब होगा, डोंट वरी।
कि वो पूरा का पूरा ही चैप्टर डाल दिया, फिर भी अगर उसमें इनकेस। चलो नेक्स्ट, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू इथेनॉल। अब पहली बात तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, यहाँ पे इथेनॉल नहीं इथेनॉल आएगा, ठीक। सो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। अगर ऐसे के ऐसे ही मेरे से सॉल्व करवाओगे तो वो नहीं होगा। तो अब मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि एल्डिहाइड चैप्टर है तो वो इथेनॉल ही होगा। डन। तो अगर ये मैं अज्यूम कर लूँ तो अब मैं उसको सॉल्व हाँ कर, सर। अगर अब मैं उसको इथेनॉल मान लूँ, सो नाउ आई कैन सॉल्व इट। ये रहा इथेनॉल। अब सोडियम बाइसल्फाइड लिखने का आपको तरीका पता होना चाहिए। सोडियम बाइसल्फाइड कैसे लिखोगे आप? सोडियम बाइसल्फाइड नॉर्मली बुक्स में ऐसा लिखा होता है NaHSO3, ठीक। आप इसको लिखो HSO3Na, तो आप 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे। अगर इस तरीके से लिखोगे तो आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा। ये देखो, ये यहां से टूटने वाला है, प्लस माइनस, बाकी तो आप चैंपियन हो, इसके आगे क्या करना है। ऑफ कोर्स दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, राइट। क्या होगा? हाँ सर। H3CH प्लस के पास माइनस आएगा, मतलब SO3Na, राइट। और ऑक्सीजन को क्या मिल जाएगा? H। अब जरा ये देखो कि यहाँ ये पार्ट को मैं क्या नाम दूं, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? ये वाले पार्ट का क्या नाम रखूं? नेगेटिव चार्ज है, सो ऑफ कोर्स इट इज न्यूक्लियोफाइल। सो दिस पार्ट इज न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पे ऐड हो गया या नहीं? हाँ सर। हाँ. This reaction can be considered as nucleophilic addition। कुछ बाहर निकला क्या? नहीं. बाहर नहीं. निकला तो सब solution होगा। नहीं. कुछ जब बाहर निकला ही नहीं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐड हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर ऐड हुआ है तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। Yes, sir. हाँ सर। नेक्स्ट, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा परेशान करने वाला क्वेश्चन है, जरा झेल लो। ये देखो, the following reactant cannot be converted into carboxylic acid। इसमें से कौन ऐसा है जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते? हालांकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत टफ हो जाते हैं, आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे तो आपके पास टाइम है, तो आप सुकून से सॉल्व कर सकते हो। अब जिसने चैप्टर पढ़ा होगा उसको आंसर मिल जाएगा। ड्राई आइस क्या होता है, किसी को याद है? ड्राई आइस इज नथिंग बट सॉलिड CO2, सॉलिड CO2। ठीक है। Why it is so called as dry ice? आइस कभी ड्राई हो सकता है क्या? नहीं, So why it is so called as dry? टू वेपर में जाती है क्योंकि वो मेल्ट नहीं होता। Okay, so you must say that सर ये सॉलिड से सीधा सीधा वेपर स्टेट में चला जाता है, ठीक है, बीच में लिक्विड हाँ नहीं करता। That's why it is so called as dry ice, right? अब देखो, ड्राई आइस को तो तुम आराम से एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो इफ यू ट्रीटेड विद ग्रेनार्ड्स रिएजेंट। अगर ग्रेनार्ड्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे तो ड्राई आइस आराम से एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। कोई टेंशन नहीं आएगा इसमें तुमको। ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस पढ़ा है ना, हाँ सिलेबस का ही रिएक्शन है। ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, मान लो इसको अगर मैं ऐसे भी रखूं, ONGX हो जाएगा यहाँ पे, और C को मिल जाएगा R, राइट। नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स क्या होगा? हाइड्रोलिसिस, ठीक। अगर ये हाइड्रोलिसिस है तो अब क्या होगा? ये वाले पूरे हिस्से को निकाल लो, ये ऐसे नहीं निकलेगा। लेट्स डन, और H उसकी जगह पे भेज दो। तो ये क्या है? ये जो देखने में इतना बुरा लग रहा है, दिस इज नथिंग बट एसिड RCOOH। यस, सो ड्राई आइस तो देगा, हाँ और टोलिन भी देता है विद KMNO4।
अगर KMnO4 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इफ यू टेक टोलिन एंड इफ यू ट्रीटेड विथ KMnO4, तो KMnO4 के साथ ये भी आपको क्या दे सकता है, ये जो CH3 ग्रुप है ना, this CH3 group gets converted into acidic group, this becomes acid। तो ड्राई आइस और टोलिन ये दोनों को तो एसिड में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। नाउ व्हाट अबाउट डी ऑप्शन? ऑप्शन डी क्या है, साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन को कन्वर्ट कर सकते हैं क्या हम लोग? कर सकते हैं। अगर आप इसको ओजोनोलाइसिस करें तो ओजोनोलाइसिस करोगे ये डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक। तो अगर आप इसकी ओजोनोलाइसिस करो तो ये भी आगे चल के यहाँ से ये दोनों बॉन्ड टूटकर इस तरह से रहता है। ये पूरा रिएक्शन नहीं है, बस एक गैस दे रहा हूं। तो ये तीनों से आपका काम हो जाएगा, पर साइक्लोहेक्सेन को लेकर तुम चाहे नाचो चाहे गाओ कुछ भी कर लो, वो कभी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा, ठीक। तो अगर आपको ये लग रहा है कि सर हम लोग कैसे गैस मारेंगे, तो मैं ये बात एग्री करता हूँ कि इस तरह के सवाल को एग्जाम में डायरेक्टली गैस नहीं मारा जा सकता, पर आपको कुछ ना कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा अगर ये सवाल आता है तो। क्योंकि ये सवाल पढ़ने के बाद जो सबसे पहला डाउट तुम्हारे मन में आएगा वो ये कि सर हमको एग्जाम में कैसे पता कि कौन सा वाला बनाता है कौन सा वाला, ऐसे तो कितने सारे केमिकल्स हैं। पर अगर आप थोड़ा थोड़ा, जैसे अब ड्राई आइस को आप रूल्ड आउट कर दोगे, टोलिन को आप रूल्ड आउट कर दोगे, तो आपको मेन कंफ्यूजन बी और डी के बीच में ही आएगा। ओके, तो बी और डी के बीच में से भी साइक्लोहेक्सीन अगर आप याद करोगे तो 11th में आपने इसको ओजोन के साथ ट्रीट करके COH में कन्वर्ट किया था, पर साइक्लोहेक्सेन का आपने कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा है, ठीक। इसको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को बस। चलिए लेट्स स्टार्ट। आई एम सॉरी मुझे तुमको अकेले छोड़कर जाना पड़ा, मुझे पता है तुमको बहुत बुरा लगा होगा, अकेले अकेले चाय घोट ली मैंने, बट मैं लैपटॉप में नहीं सर। डालता तो वो भी अच्छा भी तो नहीं था ना, ठीक। लेट्स मूव ऑन। ये जो केमिकल है ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने खुद इन्वेंट किया है, मेरी जानकारी में ऐसा कोई केमिकल मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा सिलेबस में, ठीक है। अब प्रोपानडेन करके कौन सा केमिकल होता है आई डोंट नो, अब हो ना हो मेरे ख्याल से शायद वो लोग प्रोपेनॉन लिखना चाहते होंगे मे बी, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि उस स्पेलिंग के तो नियर में भी कोई स्पेलिंग नहीं आती है, तो हम इसको हटा ही देते हैं। तो कृपया इसको कोई केमिकल ना समझें, लीव इट, प्रोपेनडेन करके कोई केमिकल नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ इसके बारे में। देखो एक्चुअल में अगर रूल्ड आउट मेथड से जाओगे ना, तो तुमको अगर कुछ भी नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में तो भी तुम इसके बारे में इतना गैस मार लो अगर कि कीटोन तो फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। मुझे कैसे पता? क्योंकि अल्डिहाइड और कीटोन्स में जब भी डिस्टिंग्विश करना पड़ता है तो उसमें अल्डिहाइड रिड्यूसिंग नेचर के होने की वजह से ये फेलिंग टेस्ट देते हैं, तो अल्डिहाइड्स तो फेलिंग टेस्ट देंगे फॉर श्योर, कीटोन्स नहीं देते। और अगर तुम देखोगे तो बी और सी दोनों के दोनों कीटोन ही है, तो बी और सी तो तुम्हारा आंसर होने से रहे, ए तो प्रिंटिंग मिस्टेक है तो वो हट ही गया, तो ये तो कंफर्म है कि तुम्हारा आंसर डी ही होगा। पर डी में भी एक दिक्कत है कि सर डी भी अल्डिहाइड थोड़ी है, तो फेलिंग टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए दैट फेलिंग टेस्ट इज गिवन बाय दोस कंपाउंड्स व्हिच आर आइदर अल्डिहाइड और व्हिच कंटेन दिस ग्रुप, ये होना चाहिए उनके पास। और अगर आप अपने डी ऑप्शन में देखो तो ये ग्रुप मिलेगा आपको, ब्यूटेन है तो 4 कार्बन और ब्यूटेन के 2 पे OH है, देखो मिल रहा है कि नहीं है ग्रुप। Yes, sir. तो ये आज के बाद याद रख लो। बाय द वे अगर आप में से जो लोग NET JEE दे रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन, क्योंकि हमारे सिलेबस में अल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देता है, बस इतना ही आता है। आई बात समझ में? हमारे सिलेबस में इससे ज्यादा आता नहीं है, ठीक। पर आपको ये याद रखना है कि अपार्ट फ्रॉम अल्डिहाइड और कौन दिखाता है फेलिंग टेस्ट, जिसके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। और आपका ये जो क्वेश्चन था उसमें अल्डिहाइड है ही नहीं, तो अल्डिहाइड है नहीं, बी और सी मैंने इसलिए रिजेक्ट कर दिया बिकॉज दे आर कीटोन्स, कीटोन्स तो फेलिंग टेस्ट देते ही नहीं है। डन। तो अभी के लिए आपको ये वाला याद करके जाना है, कौन सा वाला, ये पूरा, फेलिंग टेस्ट इज गिवन बाय
aldehyde and those compounds which have this group. अगर ये ग्रुप है किसी के अंदर तो वो फेलिंग टेस्ट दे सकता है। ठीक, आगे चल के फेलिंग टेस्ट डिटेल में आएगा तो वहां पे और अच्छे से बताता हूँ। अभी के लिए तो इसी पे हमारा आंसर निकल जाएगा। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट है राइट IUPAC नेम ऑफ थैलेल्डिहाइड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो हाउ टू राइट थैलेल्डिहाइड। IUPAC नेम तो तब बताओगे जब इसका स्ट्रक्चर अच्छा। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये ऑलमोस्ट आएगा ही आएगा तुमको, ऐसी बस मेरी गट फीलिंग बोलती है। नहीं आया तो खबरदार, जो किसी ने गाली दिया तो कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, गाली देना नहीं। तो ये हो गया बेंजीन। बेंजीन में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे 2 बार ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का IUPAC नाम है कार्बाल्डिहाइड। अब ये 2 बार है तो 2 कार्बाल्डिहाइड 2 बार है तो मैं क्या लिखूंगा, डाइकार्बाल्डिहाइड। सिंपल। तो स्ट्रक्चर अगर आप लोग बना लो और अगर आपको ये पता हो दैट CHO ग्रुप का IUPAC नेम कार्बाल्डिहाइड है तो आप आराम से इसका आंसर लिख लोगे। ठीक, इसके बाद के कुछ क्वेश्चंस मुझे बहुत बोगस लगते हैं पर सिलेबस में है तो मैं जबरदस्ती सॉल्व करवाऊंगा। जैसे ये जो तरीका है पूछने का कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूटेड इमाइन इज कॉल्ड, तो सब्स्टिट्यूटेड इमाइन के तो और भी नाम हो सकते हैं, पर अब हमको पता ही है कि चैप्टर कौन सा चालू है। चैप्टर चालू है कौन सा, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन कहाँ से आया होगा, अल्डिहाइड से ही आया होगा। अब अल्डिहाइड के अंदर अब जबरदस्ती तुम बोलोगे तो अल्डिहाइड से तो मैं उसी का नाम लूंगा जो मेरे क्वेश्चन का आंसर बन जाए, जैसे कि शिफ्स बेस। शिफ्स बेस मुझे पता है कि सब्स्टिट्यूटेड इमाइंस भी है और मेरे क्वेश्चन का आंसर भी है, पर ये तो मैंने इसलिए गैस मार लिया क्योंकि मुझे पता था कि मैं अल्डिहाइड ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ, स्क्रीन गायब है। अच्छा स्क्रीन गायब है, एक सेकेंड दोस्तों, बस अभी स्क्रीन ले आऊंगा मैं। ये देखो आ गई ना स्क्रीन, आता ना ले आऊंगा। हाँ गई आ गई। मानते हो ना तुम लोग? यस सर। मेरे आप ग्रेट हो। को बचपन से डाउट था कि मैं बहादुर हूँ। मम्मी भी बोलने की ना, कह रहे नहीं तू बहादुर है बहादुर है। बोला अरे नहीं मैं सुजीत हूँ। मम्मी बोली नहीं तू बहादुर है। तो मैं कई बार ऐसा डाउट में भी आ गया कि मैं कौन हूँ। ये दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। ये दिख रहा है पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, हाँ सर। जो तुम्हारे जरूरत नहीं है, बस बता दे रहा हूँ कि यही है तुम्हारा शिफ्ट रिएजेंट। ठीक, तो ये तुमको याद नहीं करना है, तुम्हारे सवाल का जवाब यहाँ है। यहाँ देखो, ये रहा, दिख रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन राइट साइड में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वगैरह वगैरह। ठीक, हाँ सर। हाँ, तो ये जो है इसी को तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली अब यही आंसर मुझे देना पड़ेगा क्योंकि मैं ये देने में मजबूर हूँ। ठीक, हाँ। ये आंसर अब वो मैंने जबरदस्ती में दिया आंसर, ये मैं एडमिट कर ले रहा हूँ क्योंकि हर हाल में मेरा आंसर यही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मुझे चैप्टर पता ही था तो मैंने हीरो बनकर आंसर दे दिया, और तो अभी अभी मैंने तुमको बताया ही कि बहादुर तो मैं हूं ही। नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया। तो यार तुम लोगों की चिट्ठियां बंद नहीं होती हैं यार। इमाइन होता क्या है चौरसिया जी? ये होता है अमोनिया, ये होता है अमाइन, ये होता है चौरसिया जी इमाइन, दिस कॉल्ड एज इमाइन। और इसमें एक और कम कर दो तो ये होता है टर्शरी नाइट्रोजन ग्रुप। लेक्चर में बता चुका हूँ चौरसिया जी, अगर हम कभी फिर से लेक्चर में मिले तो प्लीज मिलना मेरे को, वी विल हैव ब्रीफ चैट। ठीक, अमोनिया, अमाइन, ये है इमाइन एंड दिस इज टर्शरी नाइट्रोजन ग्रुप। ये लगभग लगभग मैंने जहां जहां नाइट्रोजन के बारे में पढ़ाया होगा
वो सब क्लासेस में बताया मैंने। लगभग लगभग तुम लोग मेरी 4 से 5 क्लासेस के बच्चे हो, सोचो 4 से 5 अलग अलग क्लासेस में तुम लोगों ने मुझे सुना है। तुम लोगों के लिए सोचो कितना ऐतिहासिक मौका है, एक ही सर के 5 अलग अलग क्लासेस के बच्चे लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, अब रोने मत लग जाना होमवर्क करके, इतना इमोशनल भी मत हो जाना। नहीं सर। चलो, तो अगला क्वेश्चन, write the name of the product when ketones react with 1,2-diol in presence of dry HCl। ये 1,2-diol ये क्या है दोस्तों? ये समझ गए तो तुमको सीधे सीधे आंसर ही मिल जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। वो जैसा डायरेक्शन दे रहा है हम वैसे वैसे करते जाएंगे। वो बोल रहा है कीटोन लो, ये लो कीटोन, हाँ। इसमें हम अपना भेजा थोड़ी लगाएंगे। उसने बोला कीटोन लेने के लिए, ले लिया। अब अगर ये 1,2-डायोल को तुम समझ जाओ तो काम खत्म। 1,2-डायोल, किसी ने चिट्ठी भेजी है? अच्छा ठीक है, ओके अनीश। ये देखो, ये जो 1,2-डायोल है, दिस इज एक्चुअल में, इसी को मैं तुमको कौन से नाम से पढ़ाता हूँ? इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक, कुछ याद आया? कहाँ बताया था इसके बारे में मैंने कुछ? तुम में से अगर किसी ने राइट आंसर दे दिया। सॉफ्ट ड्रिंक्स। अरे यार चौरसिया यार, तू गजब आदमी है यार। मैं श्योर हूँ चौरसिया ही मेरा नाम सही रोशन करेगा। ही यार, एक बार में राइट आंसर दे दिया यार। यस दोस्तों, यही है वो जो तुमको कोल्ड ड्रिंक में डाल डाल के घोटाया जाता है। ठीक है, चलो अब लगे हाथ कोई और बताएगा इसको क्यों डालते हैं कोल्ड ड्रिंक में हम लोग? क्योंकि वो टू मतलब लोअर द कूलिंग के पॉइंट, लिए। टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। कोल्ड ड्रिंक में सॉल्वेंट कौन सा होता है? पानी। पानी को पानी। कितना ठंडा कर सकते हो? 0। जीरो। 0 से नीचे गए तो क्या होगा? बर्फ बनेगा। यस, तो बर्फ अगर मैं तुमको थम्स अप के नाम पे बेचूं तो तुम बॉटल मेरे ही मुंह पे फेंक दोगे कि नहीं? नहीं मतलब बाजू में फेंक देंगे। हाँ फिर ठीक है, अच्छा बच्चा है फिर तो। सर बर्फ खा लेंगे। अरे अगर 0 के नीचे फ्रीज करूंगा मैं कोल्ड ड्रिंक को तो बर्फ नहीं बन जाएगी? तो वो पीने के लायक रहेगा क्या? नहीं। पर हम सर चाहते गोला हैं बना के कोल्ड ड्रिंक खा 0 लेंगे। के नीचे फ्रीज हो, इसीलिए हम उसके अंदर थोड़ा सा क्या ऐड कर देते हैं? इथिलीन ग्लाइकॉल, जिसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है। कहाँ पढ़ा है हमने ये सब? सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? यही पढ़ा था ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हमने। यस सर। क्या फ्लूइड ऐड कर दो तो फ्रीजिंग पॉइंट गेट्स लोवर्ड। तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर अगर आप इथिलीन ग्लाइकॉल ऐड कर दो तो कोल्ड ड्रिंक्स का फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है, जिससे आप उसको और 0 के भी नीचे कूल कर सकते हो, लिक्विड स्टेट में ही रख के। इसीलिए जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आपको चिल इफेक्ट मिलता है। सो दैट चिल इफेक्ट इज ड्यू टू दिस इथिलीन ग्लाइकॉल। और ये आपका प्रोडक्ट आपके सामने आ चुका है। ठीक, तो यस सर। आपका प्रोडक्ट। अब ये जो कार्बन के दोनों डबल बॉन्ड है वो किसके? अरे यार मैंने डब्बा थोड़ा ज्यादा इमोशंस में आकर, चौरसिया यार तूने इमोशनल कर दिया यार, मैंने डब्बा भी थोड़ा ज्यादा लंबा खींच दिया, सिर्फ हाइड्रोजन तक ही खींचना था। यस, तो यहाँ पे ऑक्सीजन CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन CH2। डन। कुछ याद आ रहा है कंपाउंड का नाम? साइक्लिक। अगर एसिटो अल्डिहाइड लिया होता मैंने तो एसिटल लिखता, पर मैंने कीटोन से शुरुआत की थी इसीलिए नाम कीटल। राइट है, कीटाल भी बोल सकते हो, कीटल भी बोल सकते हो, इट्स अप टू यू। यस। ठीक, यस सर। हाँ। नेक्स्ट इज, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 के भी मैं अगेंस्ट में हूं क्योंकि वो भी वेग क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर, अब ये बोला हुआ राइट अनदर नेम ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या दुनिया में कैनिजारो ही है क्या? और कोई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ही नहीं क्या? मतलब मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे आंसर में क्या बोलना है, कैनिजारो बोलना है, पर अगर कोई बच्चा बोलेगा
कि सर क्या पूरी दुनिया में जितने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है सबके सब कैनिजारो ही है क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं। तो बच्चा बोलेगा अच्छा मतलब क्या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक ही कैनिजारो ही है क्या? मैं बोलूंगा नहीं। अब इसके बाद तो बच्चा मेरे को भाला लेके दौड़ाएगा ना, ठीक? तो मेरी भाषा में ये जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये काफी रफ क्वेश्चन है। इसका आंसर कैनिजारो होना तो नहीं चाहिए, पर मुझे पता है कि मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर एक ही डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, वो है कैनिजारो's रिएक्शन। ठीक, तो आई एम श्योर कि ये कैनिजारो की बात कर रहा होगा, पर ये मैं इस बात की लिबर्टी लेकर आंसर दे रहा हूँ कि मुझे चैप्टर का नाम पहले ही पता चल गया है। ठीक, हाँ सर। अच्छा ठीक है वीणा, आ जा बेटा जल्दी। ओके, समझा सबको? तो ये हाँ। क्वेश्चन इस तरह से तो नहीं आना चाहिए, इसके अंदर खुद थोड़ी और डिटेल होनी चाहिए। बस ये पूछ देना कि व्हाट इज राइट अनदर नेम ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। पूरी दुनिया में और भी बहुत सारे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होते हैं, पर हमने लिबर्टी ली कि हमको पता था चैप्टर में कौन सा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो मैंने बता दिया। चलो लगे हाथ जल्दी से बता दो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है? ऐसा क्या लिख दूं मैं कि तुम मान जाओ कि वो डिस्प्रपोर्शनेशन है? वेरी गुड, वेरी नाइस दोस्तों। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा सवाल ये है कि if it is a kind of redox reaction, then why are you not calling it a redox reaction? जब redox ही reaction है तो redox नाम तो है ना, तो हम नया नाम क्यों रख रहे हैं इसका? तो redox reaction और disproportionation reaction के बीच में डिफरेंस ये है कि redox reaction में एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज्ड होता है और दूसरा रेड्यूस्ड होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन एक ही कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीडाइज्ड हो और उसी कंपाउंड का अगर दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो, देन इन दैट केस वी कॉल इट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझा? तो सिर्फ किस बात का फर्क है? यहाँ दो अलग अलग कंपाउंड्स के होने का फर्क है और यहाँ पे एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन दोनों जगह हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, दूसरा रिड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ पे भी पहला वाला ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, दूसरा वाला रिड्यूस्ड हो रहा है। बस दोनों में फर्क इस बात का है कि पहले वाले केस में दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है या दोनों कंपाउंड अलग अलग है, और यहाँ एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल है। कंपाउंड एक ही है, बस उसके दो मॉलिक्यूल है। तो एक ही कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर देता है। अगर ऐसा हो तो आप हमेशा क्या बोलोगे? विच काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझा? यस सर। तो अगर दो अलग अलग केमिकल्स ऑक्सीडाइज्ड टू रिड्यूस्ड हो तो कौन सा नाम? रेडॉक्स। और एक ही केमिकल के दो मॉलिक्यूल्स में से एक ऑक्सीडाइज्ड और दूसरा रिड्यूस्ड हो जाए तो डिस्प्रपोर्शनेशन। समझ गया? और ये कैनिजारो's रिएक्शन के बारे में लिखा जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर कैनिजारो पे नोट आ गया तो वहां पे भी आपको ये पॉइंट मेंशन करना है, दैट कैनिजारो's रिएक्शन इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझा? हाँ समझा। यस। नेक्स्ट कैनिजारो's रिएक्शन के बाद में एक अगला क्वेश्चन कौन सा है? कोई गेस करेगा? ये दिख रहा है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड डाइल्यूट अल्कली। ऑफ कोर्स इट इज अल्डोल कंडेंसेशन। बस अल्डोल कंडेंसेशन दो टाइप का होता है। अगर सेम टाइप के दोनों मॉलिक्यूल हो तो जो हम लोगों ने पढ़ा है सेल्फ कंडेंसेशन होगा, नॉर्मल अल्डोल कंडेंसेशन। पर यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है कि नहीं? यस सर। ये रिएक्शन किसके बारे में है? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, राइट? व्हेन बोथ मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट। तो आपको कौन सा वाला लिखना है? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अब अगर मैं लिख कर बताऊंगा तो आप भी जानते हो कि बहुत टाइम लगता है, तो मैं यहीं पे इसको एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा ताकि लिखने का टाइम बच जाए। ये देखो बुक में आप लोगों को ये मैंने बताया था कि ये गलत जगह पे प्रिंट हो गया है। ठीक, कैनिजारो के नीचे जो लिखा हुआ है ये वाला, ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है। जो लिखा कहाँ पे है?
कैनिजारो के नीचे, तो बच्चों को क्या लगेगा कि ये कैनिजारो है, पर ये है कौन सा, अल्डोल कंडेंसेशन है, ये जो डब्बा है ना, ठीक, ये डब्बा किसका है। अच्छा, मेरे ख्याल से शायद उसने मॉलिक्यूल भी यही वाले दिए थे ना, इथेनॉल और प्रोपेनॉल। वो तो क्रॉस वाला ही है। क्या क्या क्या, नहीं, कुछ भी नहीं सर। यही तो है। हाँ वही तो है, प्रोपेनॉल और इथेनॉल। यस सर। हाँ। ठीक, तो मतलब एज इट इज यही आंसर है। ओके, अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, नहीं तो तुमको लगेगा ये क्या बात हो गई सर, आपने पढ़ाया तो था ही नहीं कुछ भी। मैं पढ़ा देता हाँ। हूँ, जान मत दो, ये कहाँ से आया वो बता देता हूँ। हाँ। कोई अपने प्राण नहीं त्यागेगा। नहीं। देखो, अब इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट्स आए हैं ये कैसे आए हैं, पहले तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल आप लिखो। दो हाँ। मॉलिक्यूल में आपको कैसे लिखना है, एक का कार्बोनिल हाइड्रोजन, एक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के कार्बोनिल ऑक्सीजन पे जाता है, राइट। यस सर। इसका राइट। अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कार्बन, अच्छा इसका ये देखो, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, तो कार्बोनिल हाँ। कार्बन यहाँ लिख देता हूँ। हाँ। ओके, ये H को नीचे लिख देता हूँ। हाँ। अब क्या पढ़ा था हमने, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन किसके पास जाता है, कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास। मतलब बताना मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक रिएक्शन किसके बीच में होगा, इथेनॉल का इथेनॉल के साथ एक रिएक्शन होगा, फिर ऐसे ही एक प्रोपेनॉल का प्रोपेनॉल के साथ रिएक्शन होगा, और फिर एक रिएक्शन इथेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच में होगा। डन। जब इथेनॉल इथेनॉल का आपस में अल्डोल कंडेंसेशन होगा तो दैट वुड बी कॉल्ड एज सेल्फ कंडेंसेशन। जब प्रोपेनॉल का प्रोपेनॉल के साथ होगा तो वो भी किस में आएगा, सेल्फ कंडेंसेशन। लेकिन जब इथेनॉल और प्रोपेनॉल का होगा तो दैट वुड बी कॉल्ड एज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अब मैं तुमको सारे प्रोडक्ट बना के दिखाता हूँ। हाँ। रहा यहाँ पे H, ठीक, अगर यहाँ से एक H इसके पास गया, डन, तो वो CH3 COH के बाद CH2 आना चाहिए, सेल्फ कंडेंसेशन वाला CHO। अच्छा, ये डायरेक्ट एक स्टेप उसने और जंप मार के दे दिया, बीच का एक स्टेप भी गायब कर दिया, डिहाइड्रेशन के बाद वाला प्रोडक्ट लिखा है उसने, तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। ओके, कहाँ पर रहे हो सर आप? एक मिनट के लिए चुप रहे। ये देखिए, ये देखिए, इन दोनों में क्या बनेगा, ये CH3 ऐसे ही रहेगा, राइट, ये ऑक्सीजन को H मिलेगा, और ये वाला जो H है ना, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, चलेगा क्या। हाँ, चलेगा। ये C था, H मैंने नीचे लिख दिया, चलेगा। तो अब ये H कहाँ रहेगा, नीचे ही रहेगा ना, ये वाला H नीचे है, और सामने से ये इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा CH2 के साथ। यस, ये होगा या नहीं, सबको समझा ये। समझा। अब इसके बीच में से आप क्या करोगे, वाटर एलिमिनेट कर दो। तो अब जब यहाँ से वाटर एलिमिनेट करोगे तो फिर अब क्या बनेगा, CH3C, ये जो है CH है, ये बाजू वाला भी CH है, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि एक का H और एक का OH चला गया। और फिर यहाँ पे क्या है, COH, ये देखो, ये यही वाला है कि नहीं। हाँ, वही है। प्रोटोनल्डिहाइड कहाँ से आया, समझ गया। हाँ, समझा। बाकियों को समझा बेटा, नहीं समझा तो प्लीज आस्क। समझा सर। याद रहे, साईं बाबा मोड एक्टिवेटेड है मेरा। डन। तो पहला प्रोडक्ट मैंने समझा दिया तुमको, ये वाला कैसे आया ये क्लियर हो गया। अब दूसरा वाला समझाता हूँ। हाँ। दूसरा वाला कौन सा, अब प्रोपेनॉल का प्रोपेनॉल के साथ रिएक्शन,
जैसे अभी दोनों इथेनॉल में किया ना मैंने, अब हाँ। वैसे दोनों प्रोपेनॉल में करूंगा। प्रोपेनॉल में भी देखो, ये रहा एक और प्रोपेनॉल, H को नीचे लिख देता हूँ, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। क्या होने वाला है? अल्फा हाइड्रोजन, एक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के कार्बोनिल ऑक्सीजन पे। तो यहाँ से ये ऐसे ही जाएगा कि नहीं? ये वाला जो हाँ। CH3 है ना, इसको हो सके तो यहाँ नीचे लिखना, तो तुमको ज्यादा क्लियर दिखेगा। इसको बीच में लिखोगे तो अजीब लगेगा वो। तो अब बताओ, हाँ। अगर ये दोनों के बीच का रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा? CH3 CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन को मिल गया हाइड्रोजन, तो उसने कार्बन के साथ वाला बॉन्ड तोड़ लिया, और फिर ये कार्बन Yes. किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? याद रहे, ये CH2 के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसी का हाइड्रोजन गया है ना। तो ये कार्बन का बॉन्ड उस CH2 के साथ बनेगा जिसका हाइड्रोजन जा चुका है। तो अब वो सिर्फ क्या बचा है? CH बचा है वो। हाँ। यस। Yes. और उस CH के ऊपर एक CH3 है जो बीच में लिखा हुआ है, पर मैं उसको कहाँ लिखने जा रहा हूँ? नीचे। ये यही वाला CH3 है जो मैंने नीचे लिख दिया, चलेगा? हाँ चलेगा। और अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें से वाटर एलिमिनेट कर देंगे। अगर हाँ। वाटर एलिमिनेट किया तो फिर क्या बनेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। ये देखो मैचिंग मैचिंग, राइट? CHO हाँ। CHO, C पे CH3, C पे CH3, उस C का बाजू वाले CH के साथ डबल बॉन्ड, उस C का बाजू वाले हाँ। CH के साथ डबल बॉन्ड, और पीछे ये इतना लंबा। मेरा कार्बन कम क्यों आ रहा है? नहीं बराबर आ रहा है। CH के साथ डबल बॉन्ड मैंने गिना ही नहीं ना। हाँ। ये देखो, ये रहा CH, ये रहा CH, फिर उसके बाद में पीछे इथाइल, ये रहा इथाइल। तो दोनों सेम हुए कि नहीं? समझ गया कंडेंसेशन? अब ये दोनों जो बने हैं, ये दोनों के दोनों सेल्फ कंडेंसेशन वाले थे। अब क्या करूंगा, अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराऊंगा, एक ऊपर का और एक नीचे का। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों एक ही टाइप से रिएक्ट करेंगे? तो आंसर है नहीं। एक बार ये अपना अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भेजेगा, हाँ। राइट, और एक बार ये अपना अल्फा हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के पास भेजेगा। तो दो प्रोडक्ट हाँ। बनेंगे कि नहीं? बनेंगे। तो पहले ले लेते हैं कि ये वाला भेज रहा है, ये इसका हाइड्रोजन नीचे लिखो, प्लस इसका मिथाइल ग्रुप नीचे लिख दो ताकि बीच में ना आए। चलेगा इसको ऐसा हाँ। लिखा तो? चलेगा। क्लियर दिखेगा ना कि इसका हाइड्रोजन यहाँ जा रहा है, फिर रिएक्शन में CH3 C, यहाँ पे OH, यहाँ पे अब क्या बचा? हाँ। CH बचा ना। डन। इसके पास एक H, इसके पास एक H है और इसके पास CH3 है, यहाँ पे COH है। ये वाले H को अगर ऊपर लिख दूं तो रिएक्शन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अब यहाँ से तुमको वाटर निकलता हुआ दिखेगा, राइट? हाँ। CH3 C दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, H हाँ। CH3 और COH बना। ये कौन सा वाला है? पहला वाला। पहला वाला। डन। यस। दूसरे वाले में अब क्या करूंगा, अब इसका अल्फा हाइड्रोजन इस पे भेजूंगा। अभी भी मैंने शायद वही किया था क्या? नहीं। हाँ शायद मैंने वही किया था। अब इसका ऑक्सीजन यूज करूंगा मैं, और इसका अल्फा कार्बन यूज करूंगा मैं। ये देखो ये आ जाएगा। अभी मैंने ये वाला किया था कि दूसरा वाला किया था? चलो रिजल्ट से पता चल जाएगा। CH3 CH2, यहाँ पे OH, ठीक, ये H को नीचे डाल देता हूँ, और इसका एक H चला गया तो दो H बाकी रहेंगे इसके। डन। यहाँ से वाटर एलिमिनेट, और फाइनली हमारे पास आ गया CH3। चलो मैंने सही सॉल्व किया है।
ये बना CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये वाला बना। चारों प्रोडक्ट बन गए, डन। सो गए बेटा। Yes. If Yes, this sir. is A, this is B, तो एक रिएक्शन मैंने A का A के साथ किया, एक रिएक्शन मैंने B का B के साथ किया, और एक रिएक्शन मैंने A और B के बीच में किया। बस याद रहे A और B के बीच में 2 बार रिएक्शन किया, एक बार A का ऑक्सीजन यूज किया और B का अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरी बार में B का ऑक्सीजन यूज किया और A का अल्फा हाइड्रोजन। समझा? तो इसीलिए ए और बी से तुमको 2 रिजल्ट मिले हैं, एक ये और एक ये। क्लियर है ये? Yes, sir. वेरी गुड। आपका ना क्लियर है? Yes, sir. याद रहे इसके ऊपर नॉर्मली भी क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? Write structure of the product formed when carboxylic acid is heated with dehydrating agent like P2O5। P2O5 वाला रिएक्शन तो तुम्हारा यही है, बुक में भी ऐसे ही दिया है, मैं भी वैसे ही लिख दे रहा हूँ, ऐसा लिखने का, राइट। और इसमें से आप कहीं से भी वाटर निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ से एलिमिनेट कर दे रहा हूँ, तो सीधे सीधे क्या बन जाएगा अगर वाटर निकल गया तो? RC, ऊपर से ये बचा, नीचे से भी RC यही बचा है, पर दोनों के बीच में ये वाली ऑक्सीजन बाकी है ना, तो ये ऑक्सीजन दोनों के बीच में कॉमन आ जाएगी। कौन सा कंपाउंड है ये? एसिड एनहाइड्राइड। HDA में भी आया था, अल्कोहल में भी आया था, राइट? Yes, sir.